हेलो बच्चों, मैं आपकी सोशल साइंस के एजुकेटर निहारिका और आज हम नेशनलिज्म इन इंडिया का पार्ट 2 लेके आए हैं। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है जाके पहले पार्ट 1 देखो, फिर पार्ट 1 समझ आएगा, उसके बाद जो है लिंक में पार्ट 2 है, फिर आपको पार्ट 2 समझ आएगा। एकदम कहते हैं ना, लिंक जो है ना वो आपको समझ आ पाएगी कि पार्ट 1 में क्या हुआ, फिर भाई पार्ट 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो नेशनलिज्म इन इंडिया भाई पढ़ रहे हैं हम, है ना। कैसे नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो हमारे भारत देश में आई, हमारा भारत देश कैसे ब्रिटिशर्स से जो है बाहर निकला, उनके चंगुल से, उनके रूल से जो है बाहर निकला। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं भाई जलियांवाला बाग इंसिडेंट। ओके, जलियांवाला बाग इंसिडेंट पढ़ने वाले हैं। भाई सबको पता होगा जलियांवाला बाग मैसाकर के बारे में, तो कितना खून खराबा हुआ था, दिल दहलाने वाला इंसिडेंट था वो, है ना। तो 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में द पुलिस फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन। ठीक है, पुलिस ने एक बैठक के ऊपर, जो शांतिपूर्वक बैठक थी, शांति से लोग बैठे थे, वहां पे फायर कर दी, पुलिस ने फायर कर दी। दिस प्रोवोक्ड वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट्स। और जब उन्होंने ये फायर की, बहुत सारे लोग मारे गए। इसकी वजह से जो जनता है वो प्रोवोक हो गई और गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स पे अटैक जो है उसने करना चालू कर दिया था। मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड इन अमृतसर एंड द कमांड ऑफ द एरिया वाज गिवन टू जनरल डायर। ठीक है, मार्शल लॉ जो है वो इम्पोज कर दिया था अमृतसर के ऊपर। ठीक है, और जो कमांड है वो जनरल डायर को दे दी गई थी। ठीक है, 10 अप्रैल को क्या हुआ था? 10 अप्रैल को पुलिस ने पीसफुल प्रोसेशन, भाई एक शांतिपूर्वक बैठक हुई थी, वहां पे जो है फायर कर दिया था। ठीक है, फायर किया। ओके, उसके बाद इसकी वजह से लोग भड़क गए कि भाई हम तो शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, है ना, अपना काम कर रहे थे, तुम आके हमें फायर गोली मारने लगे। तो उन्होंने भड़क के क्या किया, जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स थी, एस्टैब्लिशमेंट्स थे, उनको अटैक करना चालू कर दिया। इसकी वजह से मार्शल लॉ लग गया। ठीक है, और किसके हाथ में बागडोर संभाल दी गई, थाम दी गई? जनरल डायर। ठीक है, ओके, फिर क्या होता है? द इनफेमस शॉकिंग जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस ऑन 13th अप्रैल, द डे ऑन विच बैसाखी इज सेलिब्रेटेड इन पंजाब। भाई 13 अप्रैल को बैसाखी मनाई जानी थी पंजाब में। ठीक है, तो 10 अप्रैल को ये इंसिडेंट हुआ। ठीक है, मार्शल लॉ लग रहा है भाई, है ना, मार्शल लॉ लग गया है, जनरल डायर जो है वहां पे उसके हाथ में पूरा कंट्रोल है। ठीक है, तो जो जलियांवाला बाग हुआ वो 13 अप्रैल को हुआ। ठीक है, जिस दिन बैसाखी सेलिब्रेट की जानी थी पंजाब में। A crowd of villagers came to participate in a fair in जलियांवाला बाग। भाई जलियांवाला बाग में एक मेला सा लगा हुआ था। ठीक है, तो वहां पे कुछ गांव वाले आए थे भाई उसको देखने, वहां पार्टिसिपेट करने। ठीक है, अब क्या किया गया, वहां पे सारी साइड्स को एनक्लोज कर दिया गया, जो भी उसके घुसने की जगह थी एंड एंट्री पॉइंट्स थे, उस सबको सीज कर दिया गया, उन सबको बंद कर दिया गया। ठीक है, एनक्लोज कर दिया गया उसको हर तरफ से। जनरल डायर ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट्स, जो एग्जिट पॉइंट थे उसको जनरल डायर ने ब्लॉक कर दिया। भाई जहां से लोग निकल के बाहर जा सकते थे उनको क्या कर दिया, जनरल डायर ने उनको ब्लॉक कर दिया एंड ओपन्ड फायर ऑन द क्राउड। और उन्होंने गोलियां बरसाना चालू कर दी भाई क्राउड के ऊपर। क्या गोलियां बरसाना चालू कर दी? हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर किल्ड, बहुत सारे लोग मारे गए भाई, बहुत सारे लोग मारे गए। Public reaction to the incident took a violent turn in many North Indian towns. अब भाई जब तुम हमारे लोगों को मार रहे हो तो भाई लोग भड़क गए, बहुत ज्यादा लोग भड़क गए। पब्लिक का जो रिएक्शन था वो बहुत वायलेंट हो गया। बहुत सारे नॉर्थ इंडियन टाउन्स में, भाई पंजाब कहाँ है, नॉर्थ में है ना, तो जो नॉर्थ के टाउन्स हैं वहां पे पब्लिक का रिएक्शन बहुत वायलेंट हो गया, बहुत एकदम हिंसात्मक उनका हो गया। ठीक है, रिएक्शन। The government was quite brutal in its response. अब भाई देखो, जलियांवाला बाग में
जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने फायर किया, ठीक है। लोग जो थे वर किल्ड, ठीक है, यहाँ पे लोग लिखा है मैंने, ठीक है, इसको इंग्लिश में कर लेना, पीपल वर किल्ड, ओके। अब पीपल का रिएक्शन वाज वायलेंट, पीपल्स रिएक्शन वायलेंट। अब भाई वायलेंट रिएक्शन के ऊपर भी जो रिस्पॉन्स था गवर्नमेंट का वो बहुत ब्रूटल था, वो बहुत ब्रूटली रिस्पॉन्ड कर रही थी, ठीक है, ब्रूटल रिस्पॉन्स था, ठीक है। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स जो था वो क्या था, ब्रूटल था, ओके, ब्रूटल था बहुत। थिंग्स टर्न्ड हाईली वायलेंट। अब भाई लोग भी वायलेंट है, गवर्नमेंट भी बहुत ब्रूटल है, तो जो चीजें हैं बहुत वायलेंट हो गई, वहां पे क्या हो गई, बहुत वायलेंट हो गई। महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट एज ही डिड टू कंटिन्यू द, ही डिड नॉट वांट टू, यहां पे डिड नॉट आएगा बेटा, ही डिड नॉट वांट टू, पीपीटी में मिस्टेक हो गई है, ही डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू द वायलेंस, ठीक है। तो जनरल डायर ने क्या किया, एग्जिट पॉइंट्स को ब्लॉक कर दिया और क्राउड के ऊपर गोलियां बरसा दी, बहुत सारे लोग मारे गए। और इस इंसिडेंट के बाद जो नॉर्थ इंडिया के टाउन्स थे बहुत सारे, वहां पे लोगों का जो रिएक्शन था वो बहुत वायलेंट हो गया, ठीक है। और उस रिएक्शन के ऊपर जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स था वो भी वायलेंट, वो भी ब्रूटल था। और इस वायलेंस को देख के गांधी जी ने क्या बोला, गांधी जी ने बोला कि जो मूवमेंट हम चला रहे हैं उसको बंद कर दो, बिकॉज हम इस वायलेंस को नहीं चाहते हैं, ठीक है, ये वायलेंस हम कंटिन्यू नहीं करना चाहते। अब भाई क्या इंपैक्ट था जलियांवाला बाग का, देखते हैं। तो क्राउड्स टुक टू द स्ट्रीट्स इन मेनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स, जो नॉर्थ वाले टाउन्स थे वहां पे बहुत सारा क्राउड जो है सड़कों पे, स्ट्रीट्स पे आने लगा था। There were strikes, clashes with the police, attacks on the government buildings. लोग स्ट्राइक कर रहे थे, लोग पुलिस से लड़ रहे थे, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक कर रहे थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट became more brutal. अब भाई गवर्नमेंट पे की बिल्डिंग्स पर अटैक हो रहा था तो ब्रिटिश जो थे वो और ब्रूटल होते जा रहे थे। People were humiliated and terrorized, और लोगों को डराया और धमकाया जा रहा था, उनको ह्यूमिलिएट किया जा रहा था, उनको धमकाया, उनको टेरराइज किया जा रहा था, उनको डराया जा रहा था, ठीक है, क्या उनको डराया जा रहा था, ओके। सत्याग्रही वर फोर्स्ड, सत्याग्रहीज वर फोर्स्ड टू रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड, क्रॉल ऑन द स्ट्रीट्स, डू सलाम, दैट इज सैल्यूट टू ऑल साहिब्स। जो सत्याग्रही थे उनको बोला जा रहा था कि आप अपनी नाक रगड़ो सड़कों पे, आप जो है स्ट्रीट्स पे क्रॉल करो, आप जो ब्रिटिशर्स हैं उनको सलाम ठोको, ये सब करवाया जा रहा था। People were flogged, villages in Punjab around गुर्जनवाला were bombed, और भाई बहुत ज्यादा तबाही हो रही थी, गांव के गांव क्या बॉम्ब किए जा रहे थे, ठीक है, बहुत तबाही मच रही थी। Seeing violence spread, महात्मा गांधी called off the Rowlatt सत्याग्रह मूवमेंट। अब भाई जो बेटा हमने पार्ट 1 में देखा था ना कि रॉलेट एक्ट लगा दिया था गवर्नमेंट ने, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट महात्मा गांधी जी ने भाई सत्याग्रह निकाला था। तो फिर उन्होंने जब ये देखा कि ऐसा कुछ हो गया है, इतनी वायलेंस हो रही है, तो महात्मा गांधी ने जो मूवमेंट है रॉलेट सत्याग्रह मूवमेंट उसको बंद कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट द खिलाफत इशू। अब भाई खिलाफत इशू के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक नया मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। द खिलाफत इशू गेव महात्मा गांधी एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम्स ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म। सबसे पहले तो महात्मा गांधी ये सोचते थे कि अगर हिंदू और मुस्लिम बटे रहेंगे, दलित्स को हम अलग रखेंगे, तो जो है जैसे उन्होंने एक नाम दिया था हरिजन, उनको हम अलग रखेंगे नेशनलिस्ट मूवमेंट से, तो हमें जो आजादी चाहिए है वो शायद बहुत देर में मिले,
है ना, वो जिस मतलब वो इम्पैक्ट नहीं रहेगा, वो इम्पैक्ट नहीं डाल पाएंगे, है ना। तो इसलिए वो हमेशा चाहते थे कि भाई साथ में मिलके जो है नेशनलिस्ट मूवमेंट हम चलाएं, ठीक है। द खिलाफत इशू गेव महात्मा गांधी एन अपॉर्चुनिटी, खिलाफत इशू से महात्मा गांधी को एक मौका मिल गया कि वो हिंदू और मुस्लिम को साथ में ला सके, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे ला सके और हिंदू और मुस्लिम साथ में रहकर जो है अपने देश के लिए लड़ाई कर सके। The Ottoman Turkey was badly defeated। अब भाई ऑटोमन एम्पायर में उस टाइम पे वहां क्या हो रहा था, वो बहुत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो हार गया था, ठीक है। ऑटोमन जो टर्की था वो डिफीट हो गया था, उसकी हार हो गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। There were rumors about a harsh peace treaty likely to be imposed on Ottoman emperor। और भाई ये रूमर्स थे कि जो ऑटोमन का एम्परर उनके ऊपर भाई खतरनाक की ट्रीटीज लगने वाली हैं। Who was the spiritual head? और उनको क्या इस्लामिक वर्ल्ड दैट इज खलीफा, उनको वहां का स्पिरिचुअल हेड माना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट द खिलाफत कमिटी। अब भाई इसके चलते खिलाफत कमिटी बनाई गई हमारे एक इंडिया में, ठीक है, बॉम्बे में बनाई थी 1919 मार्च में। क्यों बनाई गई थी? टू डिफेंड द खलीफा, खलीफा को डिफेंड करने के लिए, ओके। दिस कमिटी हैड लीडर्स लाइक द ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली। तो लीडर्स थे भाई यहाँ पे, उनका नाम क्या था? इस कमिटी के लीडर्स थे मोहम्मद अली, भाई थे भाई, और शौकत अली, ठीक है। नेक्स्ट they also wanted महात्मा गांधी to take up the cause to build a united mass action। वो भी चाहते थे कि जो महात्मा गांधी हैं वो एक मास एक्शन वो क्या ले, दे ऑल्सो वॉन्टेड महात्मा गांधी टू टेक अप द कॉज टू बिल्ड अ यूनाइटेड मास एक्शन। वो चाहते थे कि इस रीजन को महात्मा गांधी एक मास एक्शन की तरह यूज करें, कि लोग जो है साथ में आए, लोग जो है साथ में एक प्लेटफॉर्म पे आए और एक मास क्रिएट करें, एक मास एक्शन क्रिएट करें, और फिर जो है हमारा नेशनलिस्ट मूवमेंट कंटिन्यू हो, ठीक है। तो वो एक यूनिटी बनाना चाहते थे, है ना, एक यूनाइटेड मास बनाना चाहते थे, ओके। नेक्स्ट, at the Calcutta session of Congress in September 1920, the resolution was passed to launch a non-cooperation movement in support of Khilafat and also for Swaraj। अब कांग्रेस का कैलकाटा सेशन होता है सितंबर 1920 में, ठीक है। और इस सेशन में क्या हुआ? इस सेशन में पास किया गया कि भाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किया जाएगा खिलाफत और स्वराज के लिए, ठीक है। खिलाफत इशू और स्वराज के लिए जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किया जाएगा। अब भाई व्हाई डिड महात्मा गांधी टुक अप द खिलाफत इशू? अब भाई क्यों इन्होंने उठाया था ये इशू, बता देखते हैं। महात्मा गांधी वांटेड टू लॉन्च एन ऑल इंडिया मूवमेंट मोर ब्रॉड बेस्ड आफ्टर द फेलियर ऑफ रोलेट सत्याग्रह। बेटा ये आफ्टर है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो महात्मा गांधी, मैंने कहा ना, महात्मा गांधी चाहते थे कि सब लोग मिलके इकट्ठे नेशनलिस्ट मूवमेंट करें, है ना, इकट्ठे होके वो नेशनलिज्म की फीलिंग आए सबके मन में, एक साथ वो जो है नेशनलिज्म अपने देश के लिए लड़े, नेशनलिस्ट मूवमेंट को कंटिन्यू करें। तो महात्मा गांधी रोलेट सत्याग्रह भैया उनका फेल हो गया था, वायलेंस होने लगी थी, उन्होंने बंद कर दिया था। तो वो चाहते थे क्या हो, तो वो चाहते थे कि एक ऑल इंडिया मूवमेंट आए जहां पे सारे लोग इकट्ठे होके जो है लड़ रहे हैं, शांतिपूर्वक लड़ रहे हैं। महात्मा गांधी नेवर वांटेड वायलेंस, तो शांतिपूर्वक जो है वो अपने देश के लिए लड़ाई कर रहे हैं, अपने देश की आजादी के लिए लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। So he was certain that no all India movement could be organized without bringing Hindus and Muslim closer together. So he took up the Khilafat issue. तो वो मैंने बताया ना कि वो सोचते थे कि जब तक हिंदू मुस्लिम साथ नहीं आएंगे तब तक हम कोई भी बड़ा मूवमेंट ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, ठीक है। कि अगर हमको पूरे देश में कोई सत्याग्रह या मूवमेंट चलाना है तो हमें मुसलमान और हिंदुओं को साथ लाना पड़ेगा,
ठीक है, तो इसलिए उन्होंने खिलाफत इशू को जो है लिया था। ठीक है, तो ताकि जो मुस्लिम और हिंदू हैं साथ आ सके, एक प्लेटफॉर्म शेयर कर सके। नेक्स्ट, अब भाई बात करेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में। बड़ा अच्छा मूवमेंट हुआ भाई, बड़ा अच्छा मूवमेंट हुआ। इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज 1909, इसमें भैया 1909 में उन्होंने एक बुक लिखी हिंद स्वराज। महात्मा गांधी ने बोला कि ब्रिटिश रूल इंडिया में तभी आया जब इंडियंस ने कोऑपरेट किया ब्रिटिशर्स के साथ। जब ब्रिटिशर्स आए थे और तब जब वो अपनी मनमानी चला रहे थे, भाई देश तो हमारा था, हमने कॉपरेशन दिया उनको, इसलिए वो सर पे चढ़ के बैठे। अगर हम कॉपरेट ही ना करते तो वो सर पे कैसे चढ़ते, है ना। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि इंडियंस कॉपरेटेड, इसलिए ब्रिटिशर्स सर पे चढ़ के बैठे, इसलिए ब्रिटिशर्स जो हैं वो रूल कर पाए और वो सरवाइव कर पाए इंडिया में, क्योंकि इंडिया के लोगों ने कॉपरेट किया। ठीक है, इफ इंडियंस रिफ्यूज टू कॉपरेट, अगर इंडिया वाले कॉपरेट करने से ही मना कर दें तो ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर। अगर लोग मना कर दें हम कॉपरेट नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स के साथ, तो जो ब्रिटिशर्स का रूल है वो 1 साल के अंदर टूट जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एंड स्वराज आ जाएगा, अपना राज आ जाएगा, अपने देश का राज आ जाएगा। ठीक है, गांधी जी believed that if Indians begin to refuse to cooperate, the British rulers will have no other way than to leave India। और वो सोचते थे कि अगर हमने कॉपरेट करने से मना कर दिया तो ब्रिटिशर्स का रूल तो खत्म हो जाएगा ही, और उनके पास कोई चारा नहीं रहेगा कि वो इंडिया को छोड़ के चले जाएं। उनके पास यही एक रास्ता रहेगा कि भाई क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम यहाँ से चले जाते हैं, इस देश से हम चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब भाई क्या रीजंस थे, किस रीजन से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंडियंस पे बहुत एट्रोसिटीज किए जा रहे थे। ठीक है, जो स्वराज की डिमांड थी उसको रिफ्यूज कर दिया गया था भाई, रॉलेट एक्ट लाया गया था, है ना, जलियांवाला बाग हो गया था, जलियांवाला बाग का मैसेकर हो गया था। कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लेके आएंगे, और मेजॉरिटी के साथ उन्होंने जो है इसको पास किया था। ठीक है, इसलिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आया था, इन रीजंस की वजह से। These are the reasons. Okay, these are the reasons. Okay, next, proposals of non-cooperation movement। अब भाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या क्या बोला गया, क्या क्या जो है प्रपोज किया गया। तो उन्होंने बोला कि जो भी टाइटल्स दिए गए हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जो आपको टाइटल्स दिए हैं उनको सरेंडर कर दो। ठीक है, आप सिविल सर्विसेज को बॉयकॉट करो, आप आर्मी को, पुलिस को, कोर्ट को, लेजिस्लेटिव काउंसिल को, स्कूल्स को, सबको बॉयकॉट करो। आप इनको सपोर्ट ही मत करो, सबको बॉयकॉट करो। आप जो बाहर से सामान आ रहा है फॉरेन गुड्स उसको बॉयकॉट करो। पूरा सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन को लॉन्च कर दो कि भाई हम बहुत ज्यादा डिसोबीडियंट रहेंगे, हम कुछ नहीं मानेंगे, ब्रिटिशर्स का हम कुछ फॉलो नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं मानेंगे। इफ द गवर्नमेंट परसिस्टेड विथ रिप्रेसिव मैनर्स, कब, अगर गवर्नमेंट रिप्रेसिव मेजर्स जो है फॉलो करे। ऐसा नहीं, उन्होंने ये बोला कि भाई ये सब तो करो ही करो और फुल डिसोबीडियंस कैंपेन लॉन्च कर देना। अगर गवर्नमेंट जो है बहुत उसको खत्म करने के लिए इन सब चीजों को रेप्रेसिव मेजर्स, गलत मेजर्स यूज करती है, तो पूरी तरीके से सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन जो है लॉन्च कर दिया जाए। नेक्स्ट, अब अवध में क्या हो रहा था भाई, देखते हैं। पीजेंट्स मूवमेंट इन अवध वाज लेड बाय बाबा रामचंद्र। एक पीजेंट मूवमेंट लेड कर रहे थे अवध में बाबा रामचंद्र। वो एक सन्यासी थे
जो कि पहले एक लेबरर की तरह काम भी करते थे। द पीजेंट वर अगेंस्ट द हाई रेंट्स। अब पीजेंट किस चीज के लिए लड़ रहे थे? क्योंकि भाई उनको हाई रेंट देना पड़ता था और बहुत सारे सेस देने पड़ते थे उनको, ताल्लुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स को, ठीक है। तो भाई पीजेंट्स क्या मांग रहे थे? वो कह रहे थे कि भाई हमारे रेवेन्यू में जो है हमें जो तक टैक्स और जो सेस देना पड़ रहा है उसको थोड़ा रिड्यूस करो आप ना, उसको थोड़ा रिड्यूस करो आप, है ना। तो वो लैंडलॉर्ड्स को जो है इसलिए वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो उनके अगेंस्ट थे, वो मूवमेंट चला रहे थे। भाई ये अवध में हो रहा था। अब ट्राइबल पीजेंट्स क्या कर रहे थे? ट्राइबल पीजेंट्स गेव देयर ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज। जो ट्राइबल पीजेंट्स थे वो महात्मा गांधी की बातों का वो खुद का ही अपना ही एक इंटरप्रिटेशन कर रहे थे, ठीक है। और जो उनके लिए स्वराज का आइडिया था वो खुद अलग तरीके से उसको इंटरप्रेट कर रहे थे। द ट्राइबल्स वर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट। अब जो ट्राइबल्स थे उनको ना रोका जा रहा था कि वो भाई फॉरेस्ट में नहीं घुस सकते, वो अपने कैटल को चरवाने के लिए नहीं घुस सकते फॉरेस्ट में, वहां का फ्रूट्स, वहां के फायरवुड कलेक्ट नहीं कर सकते। नए फॉरेस्ट लॉज लाए गए थे जिसकी वजह से उनको लग रहा था कि हमारे लाइवलीहुड को, हम इन्हीं फॉरेस्ट के ऊपर तो हम डिपेंडेंट हैं और हमारी इस डिपेंडेंसी को ही आप हमसे छीन रहे हो, आप हमारे लाइवलीहुड को हमसे छीन रहे हो इन फॉरेस्ट लॉज की वजह से। The government forced them to do the begar on road construction। भाई वो कह रहे थे कि गवर्नमेंट उनको फोर्स करती थी कि जब रोड्स बन रही हैं तो आप वहां पे काम करो, भाई फोर्सफुली काम करा रहे थे। Many rebels from the tribal areas became violent and often carried guerrilla warfare against the British officials। और बहुत सारे जो रेबल्स चल रहे थे ट्राइबल एरियाज के, बहुत सारे रेबल्स क्या किया, वो बहुत वायलेंट हो गए और उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स के अगेंस्ट गुरिल्ला वारफेयर भी डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो वो भी अपनी लड़ाई कर रहे थे। नेक्स्ट, प्लांटेशंस में भाई स्वराज कैसे चल रहा था, कैसे क्या हो रहा था? तो प्लांटेशंस, जो टी कॉफी गार्डन्स थे, प्लांटेशंस थे, वहां पे ना लोगों को इजाजत नहीं थी कि वो बिना परमिशन के जो गार्डन्स थे, जो टी गार्डन्स थे, उनको छोड़ नहीं सकते थे। वर्कर्स बिना परमिशन के बाहर नहीं जा सकते थे एज पर इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। इस एक्ट के अंतर्गत जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनको इजाजत नहीं थी कि वो बिना परमिशन के बाहर जा सके, ठीक है। When the news of non-cooperation movement spread to the plantation, जब non-cooperation movement की न्यूज प्लांटेशन में स्प्रेड हुई तो बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो अथॉरिटीज का पालन, मतलब जो रूल्स और रेगुलेशंस को काइंड ऑफ तोड़ने लगे, वो अथॉरिटीज को अब नहीं मान रहे थे, उनको फॉलो नहीं कर रहे थे, उन्होंने ऐसा चालू कर दिया भाई। They left plantations and headed towards their home। उन्होंने भाई ये गार्डन वार्डन छोड़ा, उन्होंने कहा हम तो जाते हैं, अपने घर जाएंगे, तो उन्होंने प्लांटेशंस को छोड़ा और वो अपने घर के लिए निकल लिए, ठीक है। तो चले गए वो अपने घर के लिए, पर उनको बीच में ही रोक दिया गया, ठीक है, बिकॉज ऑफ अ रेलवे एंड स्टीमर स्ट्राइक। एक रेलवे और स्टीमर की स्ट्राइक हो गई थी भाई, उसकी वजह से उनको रोक दिया गया और पुलिस ने उनको पकड़ लिया और बहुत ज्यादा उन्हें मारा, ठीक है, ब्रूटली उनको मारा गया, ठीक है। तो भाई उनके साथ ऐसा हुआ। नेक्स्ट, अब स्वराज क्या होता है ये पढ़ेंगे हम, ठीक है। स्वराज क्या होता है? स्वराज मतलब होता है फ्रीडम या फिर सेल्फ रूल, मतलब खुद का राज, दैट इज स्वराज, ओके। स्वराज इज स्वयं का राज, स्वयं राज, खुद का राज, सेल्फ रूल और फ्रीडम। फ्रीडम फ्रॉम whom? फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिशर्स। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स से जो है फ्रीडम मिले। इन 1920 स्वराज मेंट सेल्फ गवर्नमेंट। 1920 में स्वराज का मतलब था खुद की गवर्नमेंट। भाई हमें खुद की सरकार चाहिए थी ना, हमें खुद का राज्य, हमारा खुद का देश है तो हमें खुद की सरकार हो। भाई दूर देश से आके लोग क्यों राज कर रहे हैं? वी डिडंट वांटेड दैट, है ना। तो विद इन द एम्पायर इफ पॉसिबल, आउटसाइड इफ नेसेसरी। तो हमें खुद की सरकार चाहिए थी। एंड ऑफ द मूवमेंट। In February 1922, the movement was withdrawn by the Gandhiji due to चौरी चौरा इंसिडेंट। अब भाई ये जो यहाँ पे बेटा इंसिडेंट है, ठीक है, ये जो मूवमेंट चल रहा था फरवरी 1922 में, जब चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ
तब गांधी जी ने इस मूवमेंट को विथड्रॉ कर लिया। गांधी जी ना जब भी वायलेंस होने लगती थी ना वो मूवमेंट हटा देते थे, बिकॉज उनको नहीं चाहिए था कि कोई भी तरीके की वायलेंस हो, क्योंकि लोग हमारे बहुत वहां मारे जाते थे। ठीक है, ओके, सो दिस वाज द लेक्चर टुडे, है ना। अब इसका एक और पार्ट आएगा, फिर हम पूरा ये जो है चैप्टर फिनिश हो जाएगा उस पार्ट में। ठीक है, तो फिर इस लेक्चर के या किसी भी लेक्चर के आपको नोट्स चाहिए हो तो आप हमारे स्कोर प्लस ऐप से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय बच्चों।